हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके पिछले लेक्चर में अपन लोग देखे थे व्हाट इज रेस्पिरेशन और देखे थे उसमें ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं नजर कैविटी क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ट्रेकिया क्या है और एल्वियोलाई क्या है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, नजर कैविटी क्या होता है? देखिए, नजर कैविटी डिवाइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम में। आपको पता है कि हम लोग को नोज में दो छेद होता है, जो दोनों छेद को सेपरेट करता है, बाइफर्केट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम। इसके अलावा नजर कैविटी क्या करती है? इसके अलावा मॉइस्ट एयर को मतलब ह्यूमिडिटी को रोकने का काम करती है ये ह्यूमिडिटी में। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल लिख लीजिए, डस्ट पार्टिकल्स प्रिवेंशन में ये सब में काम करती है। इसके अलावा और लिख सकते हैं पॉइंट कि हमारे अंदर क्या सिलियरी क्या होता है, सिलियरी एपिथेलियम क्या होता है, सिलियरी एपिथेलियम जिसको क्या करता है, जिसके अंदर आपको म्यूकस वगैरह को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया नजर कैविटी के बारे में। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। आपको पता है कि फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज ऑफ क्या, फूड एंड एयर। तो लिख लीजिए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। हमारे लिए फूड और एयर का कॉमन पाथवे का काम करता है हमारा कौन, फेरिंग्स काम करता है। ये क्या होता है, फनल सेपेट जैसा होता है। क्या होता है ये, फनल सेपेट जैसा होता है। ये फनल सेपेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब आइए ग्लोटिस क्या करता है? ग्लोटिस जो है एपिग्लोटिस को, हमारा जो फूड एयर वाला है ना, एयर कैविटी, एयर पाइप को क्या करता है, एयर पाइप को वो ढकने का काम करता है। एयर पाइप को यानी कि कह सकते हैं ग्लोटिस। हमारा जो ग्लोटिस जो है एपिग्लोटिस के ऊपर जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह का डायग्राम में समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे कि एक ट्रेकिया है आपका एयर वाला, तो ट्रेकिया के ऊपर जो इस तरह का दिख रहा है, इस तरह का है, इसको बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। अब ग्लोटिस को ढकने वाला पार्ट को बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो एयर पाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया है ना। तो ग्लोटिस हमारा ये हुआ। जिससे क्या होता है, विच एयर इंटर्स, इसके थ्रू एयर को इंटर चला जाएगा, एयर अंदर चला जाएगा। जैसे कि देखिए दिस इज योर ग्लोटिस। क्या है? दिस इज योर ग्लोटिस। समझिएगा ध्यान से। और ये जो ऊपर ढक रहा है ना, तो एपिग्लोटिस क्या होगा, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ना। क्या होगा? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा और लिख सकते हैं क्या प्रिवेंटिंग फूड ऑन ट्रेकिया है ना। देखिए क्या करता है, ये आपका तो एयर वाला है, ट्रेकिया क्या है, एयर वाला है। अगर एयर वाला में फूड चला जाएगा तो क्या होगा, सफोकेशन होगी, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम होगा, एयर नहीं जा पाएगा, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ब्रीथिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो हो सकता है मे भी आपकी मौत हो सकती है। तो इसलिए नेचर ने क्या किया, ग्लोटिस के ऊपर जो देख रहे हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस के ऊपर ढकने वाला फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है एपिग्लोटिस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लैरिंग्स क्या है हमारा? लैरिंग्स हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है, जिसको जो कि बाद में हम लोग बनाता है कंटेंस वोकल कॉर्ड। क्या बनाता है? वोकल कॉर्ड साउंड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रेकिया क्या है? कार्टिलेजिनस ट्यूब है। ट्रेकिया क्या है? कार्टिलेजिनस ट्यूब है। ट्रेकिया क्या है? कार्टिलेजिनस ट्यूब है। फिर इसमें आप देखेंगे क्या, जो कि इनकम्प्लीट होता है। बताया था ना कल के लेक्चर में, तो बताया था इस तरह का डायग्राम आपको दिखेगा तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह का इनकम्प्लीट रिंग होता है ना, इस तरह का इनकम्प्लीट रिंग। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनकम्प्लीट रिंग, आपको दिख पा रहा होगा, इनकम्प्लीट रिंग होती है
जो कि कैसा सेपेट होगा, सी सेपेट होती है। क्या होती है, सी सेपेट होता है। क्या होता है, सी सेपेट होता है। फिर आपने देखा एयर एल्विलाई, एल्विलाई क्या है, तो आप बोलते हैं कि एयर सैक, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर। आप बोल सकते हैं कि एल्विलाई, आप बोल सकते हैं क्या, कि कैविटी ऑफ एयर, कैविटी ऑफ एयर, एयर एल्विलाई क्या है, जिसको हम लोग एयर सैक बोलते हैं, ये क्या है, कैविटी ऑफ एयर वेयर डिफ्यूजन हेयर, वेयर आर डिफ्यूजन, जहां डिफ्यूजन होता है किसका, एयर का। तो कुछ पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। जैसे देखिए फिर से देखते हैं, करा फंक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में हमने क्या देखा कि नेजल कैविटी डिवाइड होता है सेप्टम के थ्रू, जो कि लेफ्ट और राइट करता है। मॉइस्ट ऑफ एयर, मॉइस्ट एयर को ह्यूमिडिटी को कर काम करता है, ये डस्ट पार्टिकल्स को अंदर आने से रुकता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट सिलियरी एपिथेलियम होती है, जो कि म्यूकस को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। फायरिंग बताया मैं, फायरिंग क्या कॉमन पासेज होता है फूड के लिए भी, एयर के लिए, फाइनल सेपेट का होता है। ग्लोटिस बताया, ग्लोटिस क्या है, एयर पाइप है, जो कि ट्रेकिया है जिसको बोलते हैं हम लोग, जहां एयर इंटर करता है। जैसे ये वाला बात देखिए, डायग्राम आपको दिख पा रहा होगा, ये वाला पार्ट क्या है, ग्लोटिस है। अब ग्लोटिस को ढकने वाला क्या है, एपिग्लोटिस। तो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रिवेंटिंग फूड ऑन ट्रिगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हैं ना, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट आपका लैरिंक्स, लैरिंक्स का आपको साउंड बॉक्स होती है, जो कि वोकल कॉर्ड आगे बनाता है। ट्रेकिया कार्टिलेजिनस रिंग ट्यूब होती है, जो कि इनकम्प्लीट रिंग होती है, जो सी सेपेट होती है। एल्विलाई एयर सैक कैविटी है, जिसको जहां पे एयर डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ नोट डाउन कीजिए, इसके बाद कंटिन्यूस करते हैं हम लोग। अब इस मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे, जिसको बोलते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। आपने नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ब्रीथिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि आप एयर को किस तरीके से लेते हैं और किस तरह से छोड़ते हैं। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म यहाँ पे दो तरह के होता है, एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। देखिए इनहेलेशन को ही बोलते हैं क्या, इंस्पायरेशन। इनहेलेशन ध्यान से समझिएगा, इनहेलेशन का मतलब क्या हुआ, बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर को अपने अंदर लेना। मैं ऑक्सीजन नहीं बोल रहा हूं, मैं एयर बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब एयर को अपने अंदर लेना बाई नजल कैविटी इज कॉल्ड इनहेलेशन, और इनहेलेशन को ही बोलते हैं यहाँ पे इंस्पायरेशन बोलते हैं। दूसरा है एक्सहेलेशन, एयर को ही, अंदर की एयर को ही, जो आपके लंग्स के अंदर है, जो आपके थोरेसिस कैविटी के अंदर है, उस एयर को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन इसी का एक और नाम है, जिसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म दो स्टेप में होता है, एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। आइए समझते हैं इनहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब होता है आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब आपको एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके हमारा क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा, यानी कि इनहेलेशन होगा। इनहेलेशन आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन। ध्यान समझिएगा, एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। सर इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ डायग्राम बनाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। ये डायफ्राम हो गया, आपको डायग्राम में दिख पा रहा होगा। ये लंग्स का वाला पार्ट हो गया, इधर हमारा रिब केज है, क्या है, रिब केज है, रिब केज है। अब बीच में क्या होगा, स्टर्नम होगा, आपको पता ही है ये क्या होगा, इधर स्टर्नम होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि दो रिब, ये क्या है हमारा रिब्स, ये क्या है रिब्स, ये क्या हमारे हैं रिब्स। तो दो रिब्स को, इंटर का मतलब इन बिटवीन, और कोस्टल मतलब दोनों के बीच का। तो इसके बीच आप देखिए, आपको दिख पा रहा होगा, दिस मसल्स इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। यानी कि दो रिब्स को जोड़ने वाली मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और ये आपको यहाँ वाली मसल्स को बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था ना, मैंने बताया था आपको कि डोर्सल हमारा क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, लेटरल क्या होता है ना, लोअर पार्ट में क्या होता है, वो बताया था मैं पिछले दिन में।
मैंने बताया था कि देखो जी हमारा हमारा जो वेंट्रल है ना वो हमारा स्टेर्नम है, डोर्सल हमारा क्या है, रिब के नहीं बल्कि हमारा क्या था, पीछे का पोर्शन वाले क्या बोल रहे थे हम लोग, स्पाइनल कोड। गुड, स्पाइनल कोड था, आगे स्टेर्नम था, लेटरल में रिब्स था और डोम सेपरेट क्या था, डायफ्राम था। वो तो आपको याद ही है यार, है ना। तो आज देखिए क्या है इसमें, तो क्या होगा इसमें इंस्पायरेशन करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होगा और डायफ्राम मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, नॉट रिलैक्सेशन। किसमें, इनहेलेशन में। जब ऐसा होगा तो हमारा डायफ्राम क्या हो जाएगा, मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखिए बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि बाहर को एयर को अंदर ले। तो बाहर की एयर को आप अंदर कब लेंगे, जब अंदर का प्रेशर क्या रखेंगे, हाई या लो, आप लो रखेंगे ना, क्योंकि एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है। तो हमने क्या किया, डायफ्राम को फ्लैट कर दिया, डाउनवर्ड बना दिया, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो बाहर का एयर अंदर आ गया, नहीं आ गया। इसकी समझने की कोशिश कीजिए मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि किस तरह काम हो रहा है ना। तरीका क्या है, तो तरीका यही हुआ कि बाहर का एयर अंदर आया। कैसे आया अंदर आया, हमारा लंग्स क्या किया, हमारा इंटरकोस्टल मसल दोनों डायफ्राम क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया तो थोरेसिक कैविटी मतलब लंग्स का कैविटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया। भाई वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, जब प्रेशर घटेगा तो बाहर का एयर क्या होगा, अंदर आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। समझ में आया ना, चलिए ठीक है। इससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा थोरेसिक कैविटी का, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो बाहर का एयर अंदर घुस जाएगा, ठीक है। ये लंग्स एक्सपैंड कर जाएगा। अब आइए एक्सहेलेशन में, एक्सहेलेशन को ही बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है, एक तरह का पैसिव प्रोसेस है, मतलब नो एटीपी, आपको एनर्जी जरूरत नहीं पड़ेगी खर्च करने की। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा, किसका, इंटरकोस्टल मसल्स का और डायफ्राम मसल का। वहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि बाहर की एयर को अंदर लेना था और अंदर की थोरेसिक कैविटी को बढ़ाना था, इसलिए क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब रिलैक्सेशन का मतलब अंदर का वॉल्यूम घट रहा है, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर का एयर कहाँ आएगा, बाहर में आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए कितना बढ़िया गजब का है यार, मैंने आपको बताया। डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, अंदर वाले जो एयर है ना, वो कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। क्लियर। लंग्स कम्स टू देयर ओरिजिनल शेप, लंग्स हमारा क्या जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा पाया इनहेलेशन क्या होती है, एक्सहेलेशन क्या होता है, कौन सा मसल डाउनवर्ड होगा, कौन सा मसल अपवर्ड होगा, है ना, थोरेसिक कैविटी कब बढ़ेगा घटेगा, लंग्स एक्सपेंड कब करेगा, लंग्स ओरिजिनल शेप में कब आएगा। अब डायग्राम देखिए ना, डायग्राम आप देख पा रहे हैं, रिब्स है, इधर स्टेर्नम होगा, ये डायफ्राम है, इधर भी तो होगा रिब्स, है ना। तो आपने देखा क्या, दोनों रिब्स को जोड़ने वाली मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, ये डायफ्राम का मसल्स होगा। आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं क्या कि इनहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा, है ना, कैसे मैकेनिज्म होता है। क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं हमारा ये, तब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग इसका तीसरा पार्ट शुरू करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। थोड़ा सा एक एक्सटर्नल पॉइंट हम बताते हैं हर साल, तो आज भी आप लोग को ही बताएंगे हर साल, क्योंकि हमारा एक प्यारा सा बैच है चिकित्सक 7.0 है कि नहीं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा आपको देखना है क्या, इसमें आपको देखना है, देखना जो मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आती है टाइडल वॉल्यूम, टीवी क्या होती है, IRV क्या होता है, ERV क्या होता है, ये तीन चीज पढ़ना है। हालांकि होता है ECIC, ECFRC, TC वगैरह, लेकिन उनमें पढ़ना नहीं है। टीवी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, IRV का मतलब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होती है एक्सपायरेटरी, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए टाइडल वॉल्यूम का जो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मल एयर है ना, आप जो एयर को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं,
है ना, नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल नोट नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, आप नॉर्मल जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जैसे अभी अभी आप लेक्चर को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या नॉर्मल है, तो इसका वॉल्यूम होता है 500 ml होता है, 500 ml होता है टोटल वॉल्यूम का। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम शब्द में बोलते हैं IRV। ये होता है आप क्या कर रहे हैं, इंस्पायरेटरी कर रहे हैं, मतलब एडिशनल एयर को अपने अंदर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडिशनल एयर, एडिशनल एयर, एडिशनल एयर को अपने अंदर ले रहे हैं, कहाँ, लंग्स में। तो इसका वैल्यू होता है 2500 से लेकर के 3000 ml, 2500 ml टू 3000 ml, डाटा याद रखिएगा, 3000 से 2500 से लेकर 3000 ml, ठीक है। ERV एक्सपायरेटरी वॉल्यूम मतलब क्या, फोर्सफुल एयर को बाहर निकालना, फोर्सफुल एयर रिमूवल, आप अपने अंदर बल लगा करके क्या कर रहे हैं, रिमूवल, रिमूवल, ठीक है, कर रहे हैं। जब आप फोर्सफुल निकालते हैं तो इसका वॉल्यूम जो होता है 1000 से 1100 ml आप निकालते हैं, 1000 से लेकर के 1100 ml निकालते हैं। तो इसका लिए ग्राफ आता है, देखिए इसके लिए ग्राफ है ना, इसके लिए ग्राफ क्या आता है वो यहाँ पे देखता है, खत्म है। देखिए क्या होता है ग्राफ, ग्राफ कुछ इस तरह का चलता है, जैसे कि आपने नॉर्मल एयर लिया, ये टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, ये क्या है आपका टाइडल वॉल्यूम है, अभी बताता हूँ, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम है। आप करा है कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम एडिशनल लेयर ले, एडिशनल लेयर क्या लिए तो ग्राफ क्या हो गया, ऊपर बढ़ गया, ग्राफ ऊपर चला गया। फिर कह रहा ना इंस्पायरेटरी वॉल्यूम फोर्सफुल एयर रिमूव कीजिए, तब रिमूव कीजिएगा तो वॉल्यूम नीचे आएगा, तो आपने क्या किया, निकाल दिया, देखिए आप निकाल दिए। तो एक किसका हुआ, ये आपका हुआ टाइडल वॉल्यूम का हुआ, PV हो गया, जिसका वॉल्यूम वैल्यू कितना होता है 500 ml होता है। एयर को आपने लिया तो यहाँ से यहाँ किसका हो गया, आपका हो गया क्या, IRV का हो गया, IRV का, इसका वॉल्यूम कितना, वैल्यू कितना होता है 2500 से लेकर के 3000 ml होती है। आप देखिए एयर को बाहर निकाला ना, तो एयर को बाहर निकाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, बेसिकली डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक, कितना डिक्रीज हुआ 1000 से 1100 ml, तो लिख लीजिए ये क्या है, ERV है, ERV 1000 से लेकर के 1100 ml, है ना। तो आपने देखा दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्चर आपके लिए है, जो कि आपको दिख पा रहा है, सब चीज दिख पा रहा है। आप देख पा रहे हैं टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट का 500 ml होता है, IRV आपने देखा, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम जो कि एडिशनल है ना, एडिशनल, मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है, आप समझ सकते हैं, एडिशनल एयर है जिसका वैल्यू होता है 2500 ml से 3000 ml। ERV है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम जिसका वैल्यू होता है 1000 से लेकर 1100 ml। ग्राफ मैंने थोड़ा सा बताया कि देखो जी ग्राफ ऊपर जा रहा है, नॉर्मल रेट चल रहा है, इसका मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कहिए टाइडल वॉल्यूम है, जिसका वैल्यू 500 ml होता है। एयर को आपने जबरदस्ती लिया तो ग्राफ हमारा बढ़ जाएगा, है ना, ऊपर चला गया, कितना बढ़ा 2500 से लेकर के 3000 ml, है ना, कितना बढ़ा 2500 से ml से लेकर के 3000 ml बढ़ा गया। फिर आपने देखा एयर को फोर्सफुली बाहर निकाला तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, तो निकाला कितना निकाला है 1000 से लेकर के 1100 ml आपने निकाला। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब कि आप समझ पा रहे हैं चीजों के कि टीवी क्या होता है, या IRV क्या होता है, ERV क्या होता है। थोड़ा सा और मैं समझ लूंगा, इसमें एक और चीज आता है, जैसे सिस्टम करता हूँ, साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि HB+O2 बनाता है HbO2, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब यही Hb जो है मतलब हीमोग्लोबिन जो है CO2 के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है HbCO2, इसको पढ़ते हैं कार्बोक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हालांकि आगे आपको और एडिशनल जानकारी लेना है तो ऐसे समझ लीजिए, आप इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हालांकि कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्बोक्सी अमीनो लिख लीजिए, कार्बोक्सी अच्छे से लिख देता हूं मैंने, आप HbCO2 कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन। आइए मत पूछिएगा यहाँ पे कि सर यहाँ तो अमीन लिए रहे थे, अमीन कैसे चलाएगा। अधिक जानकारी के लिए कक्षा 11 देखेंगे, मेडिकल की तैयारी में वहाँ देखेंगे, 11-12 पढ़ेंगे, वहाँ पे बताया जाएगा कि अमीनो कैसे आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसकी बड़ी मैकेनिज्म होती है जो कि आपको करना नहीं है। आप इतना ही याद रखिए कि हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन
दिस इज द योर ऑक्सीजन, दिस इज योर ऑक्सीजन। कंबाइंड किया SpO2 बनाया जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, Fe प्लस CO2 SbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हम कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम समझ गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। लगातार बने रहें, पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या हमारा क्या हुआ, पहला न्यूट्रिशन खत्म हो गया, हमने ब्रीथिंग वाला मैकेनिज्म खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रीशन आएगा, फिर हमारा क्या होगा, लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच।